हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जुरिडिक्शन से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोर्ट की जुरिडिक्शन का मीनिंग क्या है। जब भी हम एक केस बिफोर द कोर्ट फाइल करते हैं तो ये जरूर एश्योर करते हैं कि हमारा केस जुरिडिक्शनल कोर्ट में फाइल होना चाहिए। क्यों? जुरिडिक्शन का मतलब है कि कोर्ट की पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है, यानी कि जिस कोर्ट में हमने मैटर को फाइल किया है उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है या नहीं है, यानी कि उस कोर्ट के पास पावर है उस मैटर में इंक्वायरी करने की, उस कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि उस केस में वो जजमेंट पास कर सके, ऑर्डर पास कर सके, एक्सेट्रा। उस केस को हियर करने की कैपेसिटी, हियर करने की कॉम्पिटेंसी उस कोर्ट के पास है या नहीं है। यानी कि कोर्ट के पास अगर ये तीनों चीजें, दैट मीन्स वो जुरिडिक्शन कोर्ट है। सो आई होप सो ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और, क्या पार्टीज एग्रीमेंट करके एक कोर्ट के जुरिडिक्शन को खत्म कर सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पर पार्टीज ना तो किसी जुरिडिक्शन को खत्म कर सकती है, ना ही किसी जुरिडिक्शन को क्रिएट कर सकती है, एज पर सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन अगर यहाँ पर दो या फिर दो से ज्यादा कोर्ट के पास जुरिडिक्शन आ रहा है, तब जाके पार्टीज एग्रीमेंट कर सकती है कि हम एक कोर्ट में जाएंगे और दूसरी कोर्ट को हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया बाय द एग्रीमेंट। इस तरीके का मैटर हो सकता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर एक नॉन जुरिडिक्शनल कोर्ट जजमेंट को पास अगर कर भी दे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो देखो, सबसे मेन बात, कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है, दैट मीन्स कोर्ट के पास पावर ही नहीं है उस मैटर को सुनने की, अथॉरिटी ही नहीं थी कि उस केस में वो जजमेंट को पास कर सके। तो यहाँ पर जो उसने ऑर्डर पास किया है, क्या वो डिक्री है? बिल्कुल भी नहीं। तो जब डिक्री ही नहीं है, दैट मीन्स वो अपील में नहीं जा सकता, दैट मीन्स वो रिवीजन में नहीं जा सकता, यानी कि जो डिक्री पास हुई है वो निल्टी है, वो इनवैलिड है। आप इसको एग्जीक्यूशन में एज अ डिफेंस यूज कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर ये डिफेक्ट जो है क्योर ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप अपील में नहीं जा पा रहे हो, जब आप रिवीजन में नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो ऑर्डर डिक्री में आ ही नहीं रहा, तो इसको क्योर करने के ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो ये डिक्री कभी क्योर हो ही नहीं सकती, यानी ये डिक्री हमारी नल एंड वॉइड है। क्लियर? तो साथ में अगर कोई डिक्री नॉन जुरिडिक्शनल कोर्ट ने पास कर भी दिया तो ये माना ही नहीं जाएगा कि वो मैटर एक जज के सामने था, क्योंकि यहाँ पर जज जुडिशियरी पावर के हिसाब से देखा जा रहा है कि जिस जज के सामने आप खड़े हो उस जज के पास आपको सुनने की पावर है, अथॉरिटी है या नहीं है। अगर आप ऐसी कोर्ट में खड़े हो जिसके पास पावर ही नहीं आपको सुनने की, दैट मीन्स वो आपके लिए जज नहीं है। क्लियर? सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, लैक ऑफ जुरिडिक्शन एंड इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन। ये दो टर्म आपको सीपीसी में मिलेंगे, इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले लैक ऑफ जुरिडिक्शन। देखो, यहाँ पर टर्म से क्लियर हो रहा है, लैक ऑफ जुरिडिक्शन यानी कि लैकनेस, यानी कि जिस कोर्ट पे आपने मैटर को फाइल कर दिया उसके पास पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपने एक ऐसे कोर्ट के सामने मैटर फाइल किया जिसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है। अब जब जुरिडिक्शन ही नहीं है तो उसने जो डिसीजन दिया है वो तो नल है, वो आप नल डिक्लेयर कर सकते हो ना इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। हाँ, उसको आप क्योर भी नहीं कर सकते हो अपील में, रिवीजन में, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा। लेकिन इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन, यानी कि जुरिडिक्शन तो है जिस कोर्ट के सामने अपने मैटर को फाइल किया, लेकिन उसको जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए था वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया, यानी कि इरेगुलर एक्सरसाइज हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जिस कोर्ट के सामने आपने केस फाइल किया उसके पास जुरिडिक्शन है मैटर को सुनने की, लेकिन उसने अपनी पावर्स को इरेगुलर तरीके से यूज किया है। तो जब एक इंफीरियर कोर्ट, एक लोअर कोर्ट गलती करती है तो आप रिवीजन फाइल करके उसको ठीक करवा सकते हो या अपील में जाके ठीक करवा सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर जो जजमेंट पास हो रहा है बाय द इरेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू, तो वो नल नहीं है, उसको आप क्योर करवा सकते हो। एक रॉन्गली डिसाइडेड जजमेंट को अपील में ले जाके या रिवीजन में ले जाके आप क्योर करा सकते हो। सो आई होप सो दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इज, जुरिडिक्शन के काइंड्स कौन कौन से सीपीसी में। देखो, आपको सेक्शन नंबर 17 से लेकर 20 तक ये सेक्शंस मिलेंगे, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो बेसिकली जान लेते हैं कि कौन कौन से जुरिडिक्शन है। सबसे पहले टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करके हर कोर्ट की ज्योग्राफिकल बाउंड्री को डिक्लेयर कर देती है, उसी को बोलते हैं हम टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, यानी कि
लोकल लिमिट के हिसाब से हम देखते हैं कि इस एरिया की जो कोर्ट है, लोकल में जो कोर्ट है, वहीं पर मैटर को लेकर जाया जाएगा। जैसे कि दिल्ली में सिचुएटेड एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट अगर रेज हुआ है तो दिल्ली के जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी है उसी डिस्ट्रिक्ट का जो लोकल एरिया है, लोकल एरिया की कोर्ट में ही मैटर जाएगा। दूसरा है पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन। एक यानी कि जो केस हमने फाइल किया है उस सूट की वैल्यू के हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे कि उस कोर्ट के पास पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन है या नहीं है, यानी कि यहाँ पर अमाउंट के हिसाब से आप फिक्स कर पा रहे हो। हालांकि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि आप मान के चलो कि कोई सिविल कोर्ट जो है वो 10 लाख तक का मैटर डील कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो 1 करोड़ तक का मैटर डील कर सकती है, यानी कि यहाँ पर अमाउंट के हिसाब से कोर्ट को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी होता है। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश कर देती है। जैसे कि फैमिली कोर्ट आपने देखी होगी, कंज्यूमर कोर्ट है अपना, कंज्यूमर कोर्ट तो खैर ट्रिब्यूनल हो गया। अच्छा, मोटर एक्सीडेंट के लिए भी एमएसीटी कोर्ट होती है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जब केसेस होते हैं चेक बाउंस के, तो वहां पर भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अलग करके बिठा दिया जाता है। और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं तो महिला कोर्ट करके आपने देखा होगा। तो वो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील कर रही है, उनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शंस। सो आई होप सो कि चारों क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, अगली वीडियो में मैं उसको कवर कर लूँगी।